Assalamualaikum. क्या हाल चाल जी? Welcome to Good Morning Public with me Suhav Sil and respected Abdurrauf साहब जिनको मैं कहती हूँ get well soon. कल थोड़ी सी तबीयत खराब थी अब्दुर्रौफ साहब की, वो नहीं आए, लेकिन मैंने और हरमीत ने अब्दुर्रौफ साहब को बहुत मिस किया। आज भी मैं कोशिश करूंगा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। कम बोले, मैं ज़्यादा बोल लूँगी। हाँ, मेरे ख्याल में आज मुझे कम बोलना चाहिए, लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी ज़रा गुफ्तगू हो जाए। और वो ये वैसे तो आज हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, तो मेरे ख्याल में मेरी वाली बात जो है ना उसको थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, उसको बाद में बात कर लेंगे। चूँकि आमिर खाकवानी ने आज हमारे साथ होना है। वो जो बात हो रही है धमकियों की एक दूसरे को दी जा रही हैं कि पंजाब में वो राना सनाउल्लाह कहते हैं मैं गवर्नर राज लगाने की समरी के ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया है। और जो पंजाब गवर्नमेंट के लोग हैं अब चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह के, वो कहते हैं कि हम इस पे गौर कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने ख़ास तौर पे कहा कि राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा दी जाए। अभी कौन सी करने से पहले थोड़ा सा लेफ्ट जाके जरा हरमीत को कह दें हेलो हाय। हरमीत भी शामिल गुफ्तगू हो जाएगा। हरमीत हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और रऊफ साहब, सुबह सुबह हमारी शुरुआत जो होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सारे आपकी बात हमेशा हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान सारे जो हैं पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व हो गए कि सारी चीज़ें भूल गए। और सबसे बड़ी बात रऊफ साहब, मैं थोड़ा सा कहना इसलिए चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमें टैग भी किया जाता है कि आप मीडिया वाले बलूचिस्तान के बारिश के हवाले से बड़े खामोश हैं। बड़ी लाशें जो हैं बच्चों की, वो जो तस्वीर हमें वायरल दिखाई दे रही हैं, ना हमारे पॉलिटिशियन कुछ बोलते हैं ना हम मीडिया वाले बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे लाशों के ढेर बच्चों के बुज़ुर्गों के लग गए हैं। लोग अपनी जो तबाही मचाई है बारिश होने, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में उसका भी जिक्र कर दें। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। मतलब उस तरफ हमारी आज बात करना भी थी, ये मेरे सामने लिखा भी हुआ है कि उस हवाले से हमने बात करनी है। लेकिन चलो पहले वही जिक्र कर लेते हैं कि मेरे ख्याल में 106 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं बलूचिस्तान में अब तक, जो रिकॉर्डेड है। शायद अनरिकॉर्डेड इससे ज़्यादा हो थोड़ी सी, लेकिन बारिशों ने बड़ी तबाही। और पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो 300 से ज़ायद ऐसी हलाकतें हैं जो सिर्फ बारिश की वजह से हुई हैं। हाँ, लेकिन बलूचिस्तान में जो तबाही आई है वो वाकई इस बात की मुतकाज़ी है कि वहाँ पे फौरी तौर पे तवज्जो की जाए। आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे जारी है, वो कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे सैलाब में जो घिरे हुए लोग उनको बाहर निकालने के लिए। अगर हम देखें बहुत सारी वीडियो जो आ रही हैं, बहुत सारे ख़वातीन के हवाले से, रोने धोने के हवाले से, जो बच्चे अपने खो चुके हैं और जो तलाश में हैं, जितने भी हम इस वक्त देख रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो दावे बहुत करती है कि हम वहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक ऐसे इलाके हैं कि वहाँ तक न गवर्नमेंट पहुँच पाई है और न पाक फौज के जवान जो है वो पहुँच पाए हैं। और लोग बेयार व मददगार अपनी मदद आपके तहत की कोई वहाँ से नकल मकानी कर रहा है, तो कोई अपनों की तलाश में फिरता मारा फिर रहा है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त बलूचिस्तान की। मैं समझता हूँ कि जो कैबिनेट में कल इजलास था कौमी असम्बली में, कम से कम इस तरफ भी चले आते हैं इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो साहब, इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के शहबाज शरीफ साहब जिस तरह अपनी तकरीर में एक लफ्ज़ तक अदा नहीं किया गया, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम ये जो अब तो आप CDA की चेयरमैन की हैसियत उनकी रह गई वज़ीर आज़म की, लेकिन कम से कम थोड़ी सी बात तो करनी चाहिए कि इस वक्त क्या हालात बलूचिस्तान में चल रहे हैं और जिस तरह अमवात तेज़ी से हो रही है और ना रेस्क्यू ना उसी तरह काम हो रहा है, ना अद्वियात के हवाले से, ना खाने पीने, ग़िज़ाई क़िल्लत इतनी ज़्यादा होगी कि बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। अच्छा, वैसे प्रोग्राम का आगाज़ हमने इससे करिए सर, आप गवर्नर राज की बात कर रहे थे इस टॉपिक के बाद ख़ास तौर पर कि कल जो हमने खबर ब्रेक की, हब डैम जो बलूचिस्तान में सर 3.5 फीट उसकी जो एक लिमिटेड उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। गवर्नर हब डैम का जो नुकसान है ना वो तो कराची में ज़्यादा मतलब होगा, क्योंकि ये बलूचिस्तान के उस हिस्से में मौजूद है जो सिंध के साथ बिल्कुल कनेक्टेड लगता है मतलब वो। लेकिन जो हरमीत बात कर रहे हैं उसमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहरहाल हरमीत, थैंक यू, आपने मतलब तवज्जो दिलाई। हम चलते हैं अपने रनडाउन की तरफ, टॉप स्टोरीज की तरफ देखते हैं जरा आज करना है जिस पे आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया उसी को हम आगे लेके चलेंगे। पहली बात तो ये कि आज लगता ये है कि इमरान खान लाहौर तशरीफ़ लाएंगे और लाहौर में जो मौजूद लोग हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, धमकियाँ भी मुख्तलिफ नौयत की दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने कहा है कि पंजाब में गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सकता है, उसकी धमकी दी है। फवाद चौधरी ने जवाब शिकवा भी आगे से दिया है कि भाई आप ज़रा ये शिक पढ़ लें कि गवर्नर राज जो है वो कब किस तरह की सिचुएशन में लगता है। तो ये बातें जो है जारी है, लेकिन PTI की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए सब्तैन खान का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। और ये एक ताज़ा अपडेट है आफ्टर जो रूलिंग जो है वो जब डिसमिस की गई। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के दिन की मुनासबत से आपसे शेयर करें कि हेपेटाइटिस का आज आलमी दिन बनाया जा रहा है, किस नौयत की बीमारी है, प्रिकॉशंस इसमें क्या होनी चाहिए और इसकी कितनी बड़ी तादाद जो है ये कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोगों को मुतासर कर चुकी है बीमारी, इसमें डिटेल में हम आज की टॉप स्टोरीज में बात करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, मलिहा से आपकी मुलाकात कराएंगे। मलिहा रशीद जो है वो सर यंग डिज़ाइनर है पाकिस्तान की, और इसे यंग एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। बड़ी छोटी उम्र में इन्होंने पाकिस्तान के इस ब्रांड को जब लॉन्च किया तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में किया। चलिए जी आगे बढ़े सर। आगे एक और आज के दिन की मुनासबत से खबर ये है कि आलमी यौम फितरत के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है। अजीब सा दिन नहीं है सर? हाँ, लेकिन मतलब ये ख़ास तौर पे दिन बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि अब जैसे ख़ास तौर पे मतलब फितरत जो है वो हम अगर उसको नेचर से मिलाएं तो जो तब्दीलियां आ रही हैं मौसमियाती, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ही है कि जो जिसमें अभी हरमीत ने थोड़ी देर पहले तवज्जो दिलाई बलूचिस्तान की तरफ कि वहाँ पे बारिशें हो रही हैं। कराची में अब के बहुत बारिश हो गई है और फिर दोबारा वही आप देखो कि वहाँ पे जो सूरत हाल है वहाँ भी बिगड़ी हुई है। गली कूचों में अभी तक पानी खड़ा हुआ है और पौश इलाके जो हैं वो भी डूबे में। तो इस हवाले से भी बात करेंगे हम। और बेसिकली अगर हम इस मौसमियाती तब्दीली की बात करें तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं, तो ये फितरत के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन जो है इसे हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़े तो हम बताएं कि सवात का खूबसूरत सा ये पार्क है जिसे फ़िज़ा गट पार्क कहते हैं। और इसके प्रोग्राम से पहले मैं हरमीत से पूछ रही थी कि ये क्या पार्क है, तो हरमीत ने बड़े इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। जब हम इसको दोबारा से इस सेगमेंट तक पहुंचेंगे तो हम हरमीत से कहेंगे कि वो फ़िज़ा गट के पार्क के बारे में हमें बताएं। इसको भी हम आपको दिखाएंगे एज अ पैकेज, एक ज़बरदस्त रिपोर्ट बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान की मशहूर नावल निगार और शायरा फहमीदा रियाज की आज हैप्पी बर्थडे है सर। हैप्पी बर्थडे। हाँ, मतलब उनको फौत हुए कुछ साल गुजर गए हैं, लेकिन मेरी काफ़ी मुलाकातें उनसे रही हैं। अच्छा। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शायरा, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसलेटर। उनका सबसे ज़बरदस्त काम मुझे जो लगता है वो तो कम से कम मसनवी मौलाना रूम का जो उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो उस हवाले से बात करेंगे हम आज। चलें जी, अब टॉप स्टोरीज से हो गई सर हमारी, अब डेली डोज की तरफ चलें। आज थर्सडे डेली डोज हम आपसे शेयर करेंगे। पहली सबसे खबर जो है वो अच्छी बात ये है कि ज़ुबानें तो कहते हैं कम से कम आपको एक इंसान को 3 से 4 ज़ुबानें आनी चाहिए, लेकिन ये अच्छा इनिशिएटिव कराची में लिया गया है। लेट मी शेयर विद यू गाइस। कराची के 2 तालीमी इदारों में चीन की जानिब से ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कोर्स का इजरा किया जा रहा है, जिसमें ये टेक्निकलिटी सिखाई जाएंगी, बिजनेस करने की, प्लस चीनी लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी सर। अच्छा, मतलब ये बड़ा ज़बरदस्त है इनिशिएटिव। उसकी वजह यह है कि नौजवान वो जो हैं जो अब अपने वसाइल की वजह से नए कारोबार कर पाते और जो उनको नहीं मालूम कि एक तो चीन की प्रोडक्ट्स किस तरह से बाहर की दुनिया को बेची जा सकती हैं, दूसरे अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की जो हैं उनको दुनिया में कैसे पहुंचाया जा सकेगा और चाइना में कैसे पहुंचाया जाएगा। और सर डिफरेंट आइडियाज़ जो है उसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम तो दिया गया है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया कराची में यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से, ये है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ऑनलाइन प्रोग्राम होगा सर, लोग अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। क्लासेस जो है वो 19 जुलाई से शुरू होंगी। वेयर एवर यू आर, इवन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ और आप इनकी जो ये प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप, इसका पार्ट बन सकते हैं। अभी उसमें 45 के करीब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद 10,000 तक पहुंच जाए। टारगेट काफ़ी बड़ा है, मतलब टारगेट काफ़ी बड़ा है और इनिशिएटिव भी काफ़ी बड़ा है और पाकिस्तान के लिए हरमीत अगर देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये सर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना, इसी पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके मुल्क में आ रहा है। दूसरी बात ये कि पड़ोस में आपका चाइना जो अब दुनिया की उभरती हुई मीशत की अब दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुकी है मीशत के हवाले से, तो हम देखते हैं। और कारोबारी लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा माल जो है इस वक्त हम वहाँ से ही, चाइना से ही यहाँ पे लाया जाता है। और कारोबार की अगर बात करें, नौजवान ज़्यादातर जो है उसी में इन्वॉल्व हैं। या चाइना जाते हैं या चाइना से मंगवाते हैं चीज़ें या चाइना की चीज़ें बाहर बेचते हैं अमेज़ोन के ज़रिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल में होना चाहिए कि आप जिस तरह सोहा ने कहा कि 4 ज़ुबानें, मैं तो कहता है जितना आपसे हो सके ज़ुबानें जितनी आप सीखें तो बड़ा आसान होता है किसी और से कम्युनिकेट करना। अच्छा जी, चलिए दैट्स रियली गुड। बच्चों को अपने बिल्कुल यूनिवर्सिटी में अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो ऑनलाइन इस किस्म की क्लासेस ज़रूर लें। इवन आप अपनी स्टडीज़ कर भी रहे हैं उसके बावजूद भी, सो गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। आगे बढ़ेंगे, आगे खबर बड़ी मज़े की है। कराची से सीधा हम आप सबको ले आते हैं लाहौर। कोरियन एक ग्रुप है सर जिन्होंने एक बैंड है जो कि शूट्स करते हैं अपने गानों का, डिफरेंट वीडियोज़ का। भारत की बजाय उन्होंने इंतखाब किया पाकिस्तान का और फिर पाकिस्तान में इंतखाब किया लाहौर का। लाहौर में बादशाही मस्जिद, फूड स्ट्रीट और हमारे जो ट्रक आर्ट है जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, जिसको हम इतना, वैसे आपस की बात है हम हरमीत लगता है फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं,
मतलब ये ट्रक आर्ट को मतलब हम आम देख लेते हैं ना, लेकिन मैं अगर बाहर से फॉरेनर्स टूरिस्ट जो आते हैं वो इन रिक्शास को और इन जो ट्रक होते हैं उस आर्ट को देख के बड़ा अम्यूज होते हैं, हम इतना अम्यूज नहीं होते। खैर चीज़ हमारे पास है इसलिए। तो सर ये शूट इन्होंने लाहौर में किया है, हमारी अपनी चीज़ है ना। मैं कुछ अर्सा पहले मुझे याद है इसी तरह से जैसे ये बात हो रही है, ये ब्लिट्जर है कोरियन ग्रुप, जो पॉप ग्रुप है जो पाकिस्तान में आके जो उन्होंने शूट किया है और शूट करेंगे भी और भी हिस्से इसके। तो इनको दो मियाँ बीवी हैं, एक तो माहिर ज़राअत है मोहम्मद कमर हयात टिवाना और उनकी बीवी हैं एना टिम। एना टिम जो है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया इस ग्रुप को। जो ग्रुप है वो भी कोरियन पाकिस्तानी ग्रुप है, मुश्तरका तौर पे ये काम करते हैं वहाँ पे, कोरिया में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो उनको उन्होंने बुलाया यहाँ पे, उनको कहा कि आप हिंदुस्तान जाने की बजाय पाकिस्तान में आके शूट करें, और वो पाकिस्तान आए, उन्होंने शूट किया। और ट्रक आर्ट के हवाले से जो बात हो रही है, ट्रक आर्ट वाकई बड़ा मुनफरद है हमारा। हरमीत का इलाका जो है वहाँ पे ज़्यादा ट्रक आर्ट की चीज़ें होती है, और खैबर पख्तूनख्वा से ख़ास तौर पर जो आती हैं ना चीज़ें। हरमीत कोई आर्टिस्ट का भी मिला ऐसा ट्रक आर्ट वाला? वो भी आर्टिस्ट बड़े होते हैं सर। रूफ साहब मैं तो वैसे कई शूट जो है वो ट्रक आर्ट के हवाले से कर भी चुका हूँ, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा फिर वज़ीरिस्तान की जो इलाके हैं वहाँ पे पेशावर में, वहाँ पे आर्टिस्ट भी आपको बहुत नायाब किस्म के आर्टिस्ट मिलेंगे। और बड़ी बात ये कि लोग शौक भी रखते हैं, और ट्रक को की जो सजावट है, जो ख़ासकर वो ट्रक जो अफगानिस्तान की ओर जाते हैं तो उनको बड़ा ऐसे सजाया जाता है जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। तो ट्रक आर्ट का जो ज़्यादा खूबसूरत नमूने हमें ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में और वज़ीरिस्तान के इलाकों में देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो मैं एक बात बता रहा था कि ट्रक आर्ट से मुतासिर होके एक खातून है जो हम्बर्ग यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर थी, वो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आई भी, उन्होंने ट्रक के अड्डे, ट्रक आर्ट इसके ऊपर रिसर्च की, और वापसी पे जाते हुए पूरा एक ट्रक वो हम्बर्ग म्यूज़ियम में ले गई, और हम्बर्ग में वहाँ पे म्यूज़ियम में पूरा एक ट्रक पाकिस्तानी पड़ा हुआ है अपने आर्ट के साथ। तो मतलब लोग आके देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, उनकी यूटिलाइजेशन कितनी अच्छी है। ये वीडियो जरा हम दिखा रहे थे, जरा दोबारा दिखाए सर। वो ट्रक के ऊपर जब चढ़ा है, जहाँ पर नॉर्मली जब कोई बैठा हो तो हम देखे हैं इसलिए ये ट्रक के ऊपर क्यों बैठे हैं, ये बस के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं। बस हर चीज़ महंगी हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपके पास कुछ सोल्यूशन होने चाहिए। अब ये जो है समंदर में कालीन की तरह तैरते सोलर पैनल। हाँ याद है हमने बात की थी, तो आपने कहा था कि सोलर पैनल को अगर पूरे घर को सोलर पैनल पे शिफ्ट करना है तो ये भी एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है इसके लिए भी सर। इवन दो कि हम ये यूज़ कर सकते हैं जो सूरज इतनी आबोताब के साथ रोज़ाना हमारे सर पे खड़ा होता है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पूरे घर को अगर आप सोलर पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन ये एक अच्छा सोल्यूशन है सर, ये समंदर पर जो कालीन की तरह तैरते दौड़ते, और ये ऊपर जो ये नेदरलैंड्स और नॉर्वे में कायम एक टेक कंपनी है जिसने ये सारा कुछ बनाया, और वो कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे जो समंदर दुनिया में मौजूद हैं उनको तवानाई के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहाँ पे ये सोलर पैनल अगर लगाए जाएं, ये जो जर्मनी के कंपनी है वो सपोर्ट कर रही है इसको प्रोजेक्ट को, और उसकी बुनियादी वजह भी यूक्रेन और जो रशिया है उसकी जंग बनी कि गैस की सप्लाई चूँकि ख़त्म हुई है, मुनक़ते की गई गैस यूरोप को, जर्मनी बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहा है, तो ये बुनियाद बनी है कि वहाँ पे रिसर्च करके सोलर पैनल के ज़रिए बिजली हासिल की जाए। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी, और मैंने अपने घर में लगाया हुआ है सोलर पैनल, और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ वाकई आपका बिल बहुत ज़्यादा कम आता है। एक दफ़ा अमाउंट तो आप लगा लेते हैं, लेकिन आपका बिल इतना कम होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप इस कदर शदीद महंगाई के दौर में ये टेंशन भी नहीं होती रऊफ साहब कि बिजली आई बिजली गई, और गर्मी के इस मौसम में आधी रात को जब बिजली जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आधी नींद आपने पूरी की होती है और आधी नींद की पूरी करने की तैयारी होती है, और अचानक झट से बिजली चली जाए। सर आपको याद होगा कि शरीफ खानदान के दौर में शहबाज शरीफ ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था। उन्होंने स्कूल के बच्चों को, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, या फिर अगर आप इंटर में या मैट्रिक में हैं तो उन्होंने सोलर पैनल्स दिए थे घर में कि बच्चे पढ़ सकें। अगर बिजली चले जाएगी तो सोलर पैनल का एक छोटा सा पैनल, अगर आप एक पैनल देखें उसकी मेरे ख्याल से इतनी उसका साइज था, घर की छत पे लगाएं, और दिया सर उन्होंने साथ 3 बल्ब दिए थे, पंखा नहीं दिया था, 3 बल्ब दिए थे, लेकिन पढ़ाई के लिए दिए थे। मकसद ये था कि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लाहौर शहर में या पूरे पाकिस्तान में पड़ती है कि साल में 2 महीने सर्दी के होते हैं, पूरा साल गर्मी के होते हैं, तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे सर खबर बड़ी मज़े की है।
हाँ اور خبر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی جب بھی خبر آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اب یہ سانپ آ گئے ہیں, روبوٹ سانپ آ گئے ہیں سر, روبوٹک سانپ ہے جو سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے, ریسکیو جو آپریشنز کے لیے. ایسی جگہوں پہ جا سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو عام آدمی کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے, عام طریقے سے آپ جا نہیں سکتے, تو ریسکیو کے لیے یہ بنایا گیا ہے. جاپان نے اس کو تیار کیا ہے, جاپان کے سائنسدانوں نے, اور اس کے اندر 40 موٹرز لگی ہوئی ہیں. یہ مڑ جاتا ہے, اپنے جو جگہ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. یہ دیکھیں آپ کو ویژول میں بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو اس کو بنیادی طور پہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی جگہوں پہ, جیسے سوہا نے ابھی بتایا کہ ریسکیو آپریشن کے جو لیے بالکل وہاں پہ انسان نہیں جا سکتے اور ریسکیو کی چیز کرنی ہے تو بڑا مشکل سے. ہم دیکھتے ہیں اکثر بلڈنگز میں, یا آپ نے تباہکاریاں دیکھی ہوں گی, ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ جو 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں بھی بڑا مشکل تھا. اب کئی ایسی جگہ, کئی لوگ جو ہیں وہ بچے جو ہے چھتوں کے نیچے تھے, جانا بڑا مشکل تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت زبردست ہے کہ بھئی سانپ کے ذریعے, یہ جو روبوٹک سانپ ہے تو اس کے ذریعے آپ اس جگہ تک پہنچنا بھی بڑا آسان ہوگا. دیٹ از ریلی گڈ. ٹیکنالوجی پھیل رہی ہے اور چیزیں اس طرح کی انوینٹ ہو رہی ہے. آگے بڑھیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ کو بتائیں کہ غزان انجینئر نے موبائل ڈینٹل یونٹ بنا لیا ہے. وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جس کو دانت کا درد ہو ہمیں گھر بلائیں, ہم گھر آ جائیں گے. اور سر وہ انسپائر ہیں ان کے والد صاحب سے. ہاں, یہ غزہ کی پٹی میں اس کا ڈینٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے انجینئرس کے ساتھ مل کے, اور اس کی بنیاد یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کو جو ایک حادثے میں ان کے مفلوج ہو گئے, وہ ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو گئی, تو ان کو لے کے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس, اور غزہ میں جس طرح کے حالات ہیں وہ ڈینٹسٹ کے پاس جا نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے جناب وہ موبائل یونٹ بنا لیا ہے. اور عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر کی منزل کے اوپر ہوتے ہیں وہاں پہ ڈینٹسٹ کے کلینکس, تو یہ جناب موبائل یونٹ جو ہے یہ پہنچ جاتا ہے, یہ بیگ میں ایک میں آ جاتا ہے, اور جا کے جہاں بھی ہو علاج کی سہولیات پرووائڈ کرتا ہے. So it's a good invention by young engineer. کیا بات. ہماری ڈیلی ڈوز ہو گئی, ہم نے ایک چھوٹی سی لینی ہے بریک, اور ہم آتے ہیں واپس, اور پھر پروگرام میں پولیٹیکل باتوں کو ذرا ڈسکس کریں گے بیکاز پولیٹیکل ماحول کافی گرم ہے. تو واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ پاپ. جی السلام علیکم نبیہ جی. بریک کے بعد جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ آج ہیپیٹائٹس کا عالمی دن ہے. ہیپیٹائٹس ایک انتہائی موذی مرض ہے جو اگر کسی کو لاحق ہو جائے تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہی سب سے بہتر ہیں, جس میں بلڈ ٹرانسفیوژن ہے, کوئی سرنج ایسی غلط استعمال کرنا جو نشے والے ہیں یہ ایک دوسرے کو لگا رہے ہوتے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس جانا, عطائی ڈاکٹر, اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. ہم آپ کو ڈاکٹر پروفیسر مظفر گل صاحب کا ایک بیان ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے, وہ سنواتے ہیں, آپ کو آگاہی ہو, اور اس آگاہی کے نتیجے میں آپ جو اپنے آپ کو بچانے کی تراکیب کر سکیں وہ بہتر ہے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں. آج 28 جولائی کو دنیا بھر میں ہیپیٹائٹس سے آگاہی کا دن ہے. ہیپیٹائٹس جگر کی سوزش کو کہتے ہیں. تو آج جو ہیپیٹائٹس کی آگاہی کے حوالے سے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی جو لمبے دورانیے کا وائرس ہے, یہ انسانی صحت اور پوری عالمی دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. دنیا بھر کی آبادی 8 ارب ہے اور اس میں 5% لوگ ہیپیٹائٹس بی یا سی کا شکار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 کروڑ لوگ دنیا میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہیں. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور اس میں 8% پاکستانی ہیپیٹائٹس بی یا سی کا شکار ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت ہمارے 2 کروڑ پاکستانی خواتین و حضرات ہیپیٹائٹس بی یا سی میں مبتلا ہیں. یہ اتنا سیریس ایشو کیوں ہے؟ آج ہر 30 سیکنڈ میں ایک شخص کی جان ہیپیٹائٹس بی یا سی سے دنیا میں جا رہی ہے. تو بیسیکلی اگر اس کو یہ ٹوٹلی پریونٹیبل ہے, کیوریبل ہے, پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہیپیٹائٹس بی کے حفاظتی ٹیکے ہیں, وہ بائی برتھ بچوں کو لگنے چاہیے تاکہ بی ہو ہی نہ. ہیپیٹائٹس سی کا کیوریبل علاج ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پھیلتا کیوں ہے. انسٹرلائزڈ ایکوپمنٹس, ان اسکرین بلڈ پروڈکٹس,
तो बदकिस्मती से मेडिकल प्रोफेशन का भी इसकी प्रोपगेशन में एक किरदार है। तो मेरी ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, सिविल सोसाइटी से, सबसे ये दरख्वास्त है कि आप मिशनरी जज्बे के तहत यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को ऑब्ज़र्व करें और मेक श्योर करें कि आपके इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज्ड हों, आप जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स मरीज़ को दे रहे हैं वो स्क्रीन्ड हों, गैर ज़रूरी प्रोसीजर्स ना करें। ये तो रोकथाम है। अगला स्टेप है इसकी टेस्टिंग का। अगर हम शुरू में इसकी तशख़ीस कर लें तो बर वक्त इलाज से हेपेटाइटिस सी जो है वो 3 माह का इलाज है, 35-40 हज़ार का इलाज है, 100% लोग ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो भी आजकल एक गोली से इलाज है, टोटली क्योरेबल है। अगर हम बर वक्त ये इलाज नहीं कर पाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और वो क्या हैं? फ़र्ज़ करें आज एक बच्चा पैदा हुआ है जिसको ड्यूरिंग डिलीवरी या किसी वजह से हेपेटाइटिस बी या सी हुआ है, और इसका इशू ये है कि ये साइलेंट डिजीज़ है। उर्दू में हम इसे कहते हैं ये खामोश कातिल है, इसका पता ही नहीं चलता। तो जब इस इंडिविजुअल की 20वीं सालगिरह होगी तो इसके 30% चांसेस हैं कि ये इसको जिगर की सोजश से अगला अमल, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, जिगर का सुकड़ जाना, और उस वक्त हॉर्सेस आर आउट ऑफ द बार्न्स, कोई भी चीज़ काम नहीं करती, तो उस वक्त पेट में पानी, खून की उल्टी आ जाना, और उसका एक ही हाल लिवर ट्रांसप्लांट है, जो कि हमारे मुल्क में इतना कॉमनली होता भी नहीं है और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा नाज़रीन, ये कोविड की वजह से मेडिकल प्रोफेशन, सिविल सोसाइटी की तरजीहात जो थी वो राइटली हेपेटाइटिस बी और सी पे नहीं रही, तो हम लोग उस पे ज़्यादा फोकस हो गए थे, तो उससे ये थोड़ा सा नज़रअंदाज हुआ है। तो इसको हम इस तरह नहीं कर सकते। हमें मिशनरी जज्बे के साथ, जब हम कोविड के टेस्ट कर रहे हों, उसके साथ हेपेटाइटिस बी और सी के भी लोगों के करें। देखें 80-90% लोगों में इसकी कोई अलामात नहीं होती, किसी को पता ही नहीं होता कि ये है। तो उसकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप बाय बर्थ स्कूल एंट्री, कॉलेज और एम्प्लॉयमेंट सब में करें। मेडिकल प्रोफेशन में जो नर्सेज, डॉक्टर्स या स्पोर्ट्स स्टाफ है, उनका हर 6 माह बाद हेपेटाइटिस बी और सी का, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अगर पहले तो होना नहीं चाहिए, जल्दी तशख़ीस हो जाए, 100% क्योर हो जाए और आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टारगेट दिया था कि पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए कि ये 2030 में दुनिया हेपेटाइटिस बी और सी से फ्री होनी चाहिए। इस टारगेट के लिए हम बहुत पीछे हैं। मेरी पूरी हेल्थ केयर डिलीवरी में जो इन्वॉल्व प्रोफेशनल हैं, सिविल सोसाइटी से अपील है कि मिशनरी जज्बे के साथ हम इसकी रोकथाम, इसकी टेस्टिंग और बर वक्त इलाज को अपना मिशन बनाएं, ताकि पाकिस्तान हम हेपेटाइटिस बी और सी से फ्री अचीव कर सकें। पाकिस्तान। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र, थैंक यू सो मच। सारी बातें ऐसी थी जो कि बचपन से वालिदैन को ख़ास तौर पर अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। 20 साल की जो एग्जांपल उन्होंने दी सर, उसका मतलब यही था कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी पैदाइश से लेकर 20 साल की उम्र तक उसका मुसलसल तशख़ीस के लिए या टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट जो हैं वो कराते रहना चाहिए, ताकि इस बीमारी से महफूज रखा जा सके। हम अपने बच्चों को कितना मुस्तकबिल उनका हौलनाक बना देते हैं अगर हम वक्त के ऊपर अपनी टेस्टिंग नहीं करवाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि अगर नहीं करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बच्चे का लिवर सुकड़ने का, जब वो बड़ा होगा, जवान होगा, तो चांसेस होंगे उस वक्त सिवाय लिवर ट्रांसप्लांट के और कोई हल नहीं होता। तो अपने आप को बचाएं, हमेशा ख्याल रखें। ऐसी जो डॉक्टर के पास जब आप जाएं तो आप ख़ुद मेक श्योर करें कि अगर सिरेंज वो कोई ऐसी इस्तेमाल कर रहा है जो पहले से किसी को लगी हुई है तो उसे इनकार करें। डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो जो भी मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, कि वो इक्विपमेंट जो है उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज होना चाहिए। और ये जो है ना इन लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि नशे के जो शिकार होते हैं लोग, वहाँ पे बैठे होते हैं सड़कों के किनारे, आप देखो एक ही इंजेक्शन
وہ جو ہے 3 4 5 لوگ باری باری اپنے آپ کو لگا رہے ہوتے ہیں, ان کے یہاں چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر ڈینٹسٹ پروفیشن سے اسی طرح جو لوگ وابستہ ہیں جس میں عطائی بہت زیادہ ہیں, سڑکوں کے کنارے آپ یہ دیکھو وہ ڈینٹل کلینک کھلے ہوئے ہیں, تو اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں جس کے ڈسپوزیبل اب تو آ گئے ہیں ایسے, مطلب وہ جو اوزار کہنا چاہیے اس کو, کیا کہنا چاہیے, آلات کہنا چاہیے, آلات استعمال کیے جاتے ہیں جو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں, تو ان کو استعمال کریں اور بچیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں. اور خاص طور پہ بچوں کا خیال رکھیں, بیکاز یہ بیماری اس نوعیت کی ہے کہ اگر اس کے اقسام کی بات کی جائے ہیپیٹائٹس ای کی اور سی کی, تو یہ وہ ایکسٹریم سچویشن پہ جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو ماس سوائے لیور ٹرانسپلانٹ کی کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم نے بریک لینی ہے سر؟ ہاں میرے خیال میں بریک لیتے ہیں, بریک لے کے واپس آتے ہیں اور پھر شو کو کنٹینیو کریں گے. کیپ فاسٹنگ. گڈ مارننگ پاپولر. جی السلام علیکم. جی بریک کے بعد پنجاب میں حکومت بن چکی, پرویز الہی صاحب نے حلف اٹھا لیا, وہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر متمکن ہو گئے, بیٹھ گئے, لیکن مسائل ایسے ہیں کہ جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان مسائل سے نکلنے کا ساری پارٹیز کو کیا حل کرنا چاہیے؟ عامر خاکبانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. السلام علیکم عامر, آپ یہ بتائیے زیادہ ٹینشن اور زیادہ ہو گئی ہے, کیا جائے, کس طریقے سے ملک کو بچایا جائے؟ ملک میں جو غیر سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے. معیشت کا خاص طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں, معیشت بہت زیادہ برے حال میں ہے چونکہ سیاسی طور پہ سٹیبلٹی نہیں ہے. سٹیبلٹی کیسے لائی جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے روح بھائی, کم از کم ان کو 6 مہینے کے لیے, اگر زیادہ نہیں تو عمران خان صاحب کو بھی کم از کم 6 مہینے کے لیے کوئی ایک مساق کر کے الیکشن کی, اگر یہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں تو 6 مہینے بعد دسمبر کی کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے. 6 مہینے تو ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی چاہیے بالکل, یعنی یہ پتہ ہو کہ یہ حکومت جو بھی حکومت وفاقی حکومت ہے وہ 6 مہینے چلے گی. وہ پنجاب میں ان کو مطلب ان کو وہ مداخلت نہ کریں یا حکومت بدلنے کی کوشش نہ کریں اور یہ وفاق میں نہ کریں, تاکہ کوئی اسٹیبلٹی ہو. اگر 1 سال نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 6 مہینے کے لیے کریں. اور میرا خیال ہے آپ عمران خان صاحب کے پاس چونکہ پنجاب مل گیا ہے تو ان کے پاس کافی کچھ کرنے کو ہے. یعنی پنجاب میں ڈیولپمنٹ کام ہو سکتے ہیں, لوگوں کے بہت سارے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, جہاں جہاں تحریک انصاف کمزور ہے ان کو ان اضلاع میں کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو 6 مہینے ایٹ لیسٹ چاہیے. اب یہ ہے کہ کوئی جو بحران ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں, ایسا ادارہ نہیں ہے, یا ایسی کوئی کہہ لیں جس طرح ایک ہوتا ہے کہ ایلڈرز ہوتے ہیں, وہ نہیں ہے پاکستان میں جو نیگوسیشن کرا سکے یا ان کا آپس میں کوئی پیچ اپ کرا سکے. پریزیڈنٹ صاحب نے یہ پیشکش کی تھی کل پرسوں, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر دونوں فریق اگر راضی ہوں تو ایوان صدر اس میں حصہ ڈال سکتا ہے. میرا خیال ہے ایوان صدر کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. پنجاب میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, مشترکہ امیدوار ہیں ظاہر پی ٹی آئی اور مصدق کاف کے, تو وفاق کو بھی چاہیے تھوڑا سا برداشت سے کام لے. تحریک ان کا حق بنتا تھا, ضمنی الیکشن جیت کر آئے ہیں, پنجاب ان کا بنتا تھا, ان کا پنجاب ان کو 6 مہینے کے لیے کم از کم اسٹیبلٹی چاہیے. اور میں ہمارے پولیٹیشنوں کو اپنی اقتدار کی جنگ یا اپنی جو ایک ذاتی خواہشات سے ہٹ کے کچھ عرصے کے لیے تو کم از کم ملک کے لیے سوچ لیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو دیکھیں ڈالر کہاں پہنچ رہا ہے, ہر روز 2-3-4 روپے اور بڑھ رہا ہے, وہ فلوٹ ہو رہا ہے. اور یہ تو خطرہ ہے کہ اگلے میرے خیال 4-5 دنوں تک یہ 250 تک پہنچ جائے گا اور خدا نہ خاصا 300 تک چلا جائے گا. تو یہ اچھا عامر صاحب یہ کہیے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ دیم پلے والی پالیسی جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ان کو دینی چاہیے, لیکن عمران خان صاحب کا کل کا جو بیان ہے اپڈیٹڈ اور بالکل تازہ, وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان سے بات نہیں کروں گا. مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے. آپ اس مساق کی بات کر رہے ہیں, اس پلیٹ فارم پہ اس پیج پہ سب کو ایک ساتھ لے کر آنا اب فی الحال کتنا مشکل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اگر فارملی بیٹھ کے وہ نہیں کرتے بات, تو انفارملی کر کے ہی, مطلب پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو موقع دینا وہ بات کرنے کا. چودھری پرویز الہی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نیگوشیشن کے بھی ماہر ہیں, لوگوں سے مل کے چلنے کے بھی ہیں. تو کم از کم پنجاب میں کم از کم کشیدگی کم ہو. عمران خان میرے خیال میں شاید یہ تاثر یہ وہ ساتھ بیٹھنے میں ان کو لگتا ہے کہ جو ان کا جو ایک اگریسو بیانیہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں سے پیچھے اگر کوشش کی جائے بیہائنڈ دا سین, تو 4-6 مہینے کے لیے اس معاملے کو کچھ یعنی دور کیا جا سکتا ہے. عمران خان اصل میں چاہتے ہیں الیکشن ڈیٹ. دیکھیں وہ سب جو بڑے فیصلے کرنے ہیں جو نومبر میں ہونے ہیں, میرا خیال ہے اس میں عمران خان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, اور یہ ابھی یہ طے کر لینا چاہیے کہ سینئر موسٹ کو ہی پروموشن دے دی جائے گی.
कोई इस तरह की कोई पॉलिसी अगर बना ले तो मेरा ख्याल है इमरान खान को भी ये नहीं होगा कि बड़े फैसले शहबाज शरीफ कर रहे हैं और ये अपने बेनिफिट में करेंगे। और फिर इलेक्शन की डेट कोई ना कोई ये चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। इलेक्शन उन्हें पता है कि इलेक्शन अगर अनाउंस हो तो अभी 3 महीने तो लग जाएंगे ना, तो अगर कोई डेट आ जाए 6 महीने बाद की, तो कम से कम हमें ये तो पता हो, या जो भी एक बिजनेसमैन है, स्टॉक मार्केट वाले हैं, सबको पता हो कि 6 महीने तक तो यही मामला सेटअप चलेगा ना। तो मेरा ख्याल है इस पर कोशिश करनी चाहिए और हम सब को कोशिश करनी। देखें, अब सिर्फ बात इमरान खान या शहबाज शरीफ या पीडीएम की नहीं रही, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरी कौम का मसला है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को, जिस तरह आप ये प्रोग्राम जिस तरह बात कर रहे हैं, मीडिया में, इंटेलिजेंसिया में जो फाल तबकात हैं, उनको सबको बात करनी चाहिए कि इन पे जोर, इन पे प्रेशर बिल्ड करना चाहिए कि आप कम से कम आप बाकायदा, चलो आप बैठ के एक मुस्कुराती हुई तस्वीरें ना भी बनवाएं, तो एक इनफॉर्मल सा सेटअप कर लें, लेकिन ऐसा सेटअप कर लें कि पता लगे कि स्टेबिलिटी है और ये अगर 6-8 महीने तक ये चीज़ें चलेंगी। तो ये तो ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो चीज़ें सब डूब जाएंगी। और जब डूबेगी, याद रखें, हिट जो होंगे वो आवाम होंगे, हम लोग ही निशाना बनेंगे। अगर पेट्रोल प्राइसेस देखें ना, जो जिस तरह अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम भी हो जाएं, अगर डॉलर हमारा 250 पे चला जाएगा तो हमें तो फिर पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है आमिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिसाक एक वाहिद हल है और मुश्किल तरीन हल है। अब मसला ये है कि मिसाक के मामले में जहाँ तक आ रहा है, वो बाकी पार्टियाँ तो कह रही हैं कि हम इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मानते, वो इस बात के ऊपर नहीं आते कि मिसाक की कोई बात हो या इकट्ठे बैठा जाए। कल भी उन्होंने कह दिया कि मैं किसी के साथ भी बैठ सकता हूँ, चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। आज वो लाहौर आ रहे हैं, देखिए क्या सूरत हाल पैदा होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि आज थर्सडे है, मिड ऑफ द वीक है, तो आपने वीकेंड की तैयारी करना शुरू कर दी होगी। लेकिन वीकेंड पे आपने क्या क्या प्लान्स करने हैं वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आपने कुछ प्लान करना हो तो आप सिर्फ सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर जाते हैं। बस एक आइडिया होता है, उस पर काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और नाम बनाते हैं। ये प्लेटफॉर्म और खासतौर पे ये सेगमेंट हमेशा हमने यूटिलाइज किया सर उन लोगों के लिए जो कि एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, जो एक आइडिया पे काम करते हैं और ये एक्सक्यूज नहीं देते कि हमें जॉब नहीं मिलती या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपकी मुलाकात आज हम कराएंगे मलिहा रशीद से, जो कि यंग डिज़ाइनर है पाकिस्तान की, और इन्होंने बड़े कम वक्त में अच्छा काम किया है, इंटरनेशनल लेवल के अच्छे ड्रेसेस जो कि ईस्टर्न वेयर पे ज़्यादा फोकस है इनका, हमारे कल्चर को प्रमोट करने में। तो मलिहा, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कब से काम शुरू कर रही हैं और डिज़ाइनर बनने का ही शौक आपको क्यों था? डिज़ाइनर बनने का शौक़ मुझे बचपन से ही था, और काम का शौक़ एक्चुअली जॉब में मैं करना नहीं चाह रही थी, और काम का इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ जब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग को चूज़ किया। अच्छा। जब मेरा थीसिस चल रहा था उससे 1 साल पहले मैंने 2020 में अपना काम बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। तो ग्रेजुअली फिर लोग इससे कनेक्ट होते गए और अब एज अ टीम वर्क हमारा ये चल रहा है। अच्छा, ये पेंडेमिक में इसका मतलब शुरू किया? यस, पेंडेमिक में बड़े लोगों ने सोचा है, जी, काम किया है। क्योंकि जॉब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी और बहुत सारे लोग जॉबलेस होते जा रहे थे। अब जैसे मैं पढ़ा था, थोड़े से सरमाए से आपने शुरू किया था, 80,000 या लाख रुपए से, तो वहाँ से फैलता फैलता 2 साल में आपने इसको काफ़ी फैला लिया। तो क्या मतलब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बुनियादी तौर पे इसकी वजह क्या है कि आप खुद से भी जो डिज़ाइन करती हैं या मतलब ड्रेस भी जो डिज़ाइन करती हैं उसमें पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट करती हैं, या कोई और वजह भी है इसके? नहीं, इसका मेन फोकस यही है कि पाकिस्तानी सकाफत को ही प्रमोट करना है, क्योंकि अब मॉडर्न एरा में वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही है, उसको प्रमोट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन हमारा जो मशरकी एसेंस है उसको लोग भूलते जा रहे हैं, और वही हमारा मेन फोकस होना चाहिए। जो उसमें रंग इस्तेमाल होते हैं, जो उसकी एक यूनिक हमारा एक कल्चर है, बाहर के लोग अभी भी उसको बहुत अप्रिशिएट पसंद करते हैं, उसको पहनना पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ अब लोग उसको भूलते जा रहे हैं। तो मेरा इनिशियल फोकस वो यही था कि मैंने कोई ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना है जो मॉडर्न भी हो लेकिन वो हमारे कल्चर को भी रिलेट करती हो। अच्छा, फ्यूजन हो जाए ना, मतलब जी, ईस्टर्न वेस्टर्न। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में लड़कियां खास तौर पे जैसे आप कह रही हैं वो वेस्टर्न वेयर को प्रेफर करती हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप कंफर्टेबल होती हो, लेकिन मशरकी लिबास का एक अपनी इंटेंसिटी है, एक एसेंस है ना जो मजा आता है। लेकिन अब आजकल इतना टफ कंपटीशन है, आपको ज्यादा पता है, बीइंग अ डिजाइनर आपको आधे से ज्यादा डिजाइनर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, दे डोंट वांट आउटलेट, सिर्फ पहले दुकान खरीदनी पड़ती थी, उसका रेंट देना पड़ता था, फिर बिजली और इंटीरियर एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स। अब कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं, ऑनलाइन होता है। तो पीछे आपको एक वर्कशॉप आपकी चल रही होती है जिसमें आपने सारा काम मैनेज किया होता है, लेबर बैठी हुई होती है, आपने उनको अपना डिज़ाइन देना और वो स्टार्ट
दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और जब एंड प्रोडक्ट बनती है उसको हम शूट करके उसको ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। ऑनलाइन एक्सपोजर कितना ज़्यादा लोगों का हो गया, बट पहले लोग ऑनलाइन पर रिलाई नहीं करते थे। उसमें ये है कि जब हम कस्टमर को फैसिलिटी देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आपको होती है, कोई कंप्लेन है, तो हम आपको उसकी कंप्लेन को सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली कस्टमर रिलाई करता है। मतलब कस्टमर क्रेडिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। Yes. लेकिन सर आपको याद होगा वो ज़माना, हरमीत आपको भी याद होगा, ऑनलाइन आप या मैं शॉप करने से पहले 100 दफ़ा सोचते थे कि मंगवाते कुछ थे आप कुछ जाता yes. था। तो मलिहा से क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, मलिहा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमारे रीत रिवाज थे, हमारी जो सकाफत थी, वो कम से कम उस चीज़ से थोड़ा बहुत हम बल्कि ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, लेकिन बाहर की ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा मलिहा कि बाहर ऐसे, क्योंकि जाहिर बात है कि आप काम कर रही हैं, ग्राउंड पे काम कर रही हैं, तो बाहर से कौन से ऐसे ममालिक हैं जो ज़्यादा आपके डिज़ाइन करदा चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं? रिसेंटली हमारे ऑर्डर्स आना शुरू हैं ऑस्ट्रेलिया से और बेल्जियम से। अच्छा, वहाँ से लोगों ने काफ़ी इसको अप्रोच किया और काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि हाथ का काम एक ऐसा है कि उसमें पता चलता है कि ये है ही पाकिस्तानी कल्चर, ये किसी और कंट्री में ये पाया ही नहीं जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं अभी हमारे साथ जो कनेक्ट किए हैं, लोगों ने अप्रोच किया, वो ऑस्ट्रेलिया था और बेल्जियम था। अच्छा, ऐसे ये होता है कि सर हाथ का काम देखिए, आजकल मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, चीज़ें आसान हो गई हैं, और क्योंकि टाइम कम होता है लोगों के पास काम ज़्यादा होता है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर कितना है? मतलब एक ऑर्डर में मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है? बिकॉज अगर आप हाथ से बना रहे हो तो बारीकी का काम है। बारीकी का काम है, लेकिन उसके लिए हमने लेबर हायर की है। स्टार्टिंग में तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 से 2 खवातीन थी जो ये काम करती थी, उससे मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो अब माशाल्लाह मेरे पास पूरी टीम है और विद इन 15 डेज वो ऑर्डर जब डिलीवर हो जाता है। अच्छा, इससे ये भी होता है, एक अच्छी बात सर इसमें मुझे जो उनकी बातों से लगी है कि वो खवातीन जो घर में रहती हैं जी, उनको भी काम करने का मौका मिलता है। यस। कितनी तकरीबन इस वक्त आपके पास स्ट्रेंथ हो गई है लोगों की? ऑलमोस्ट 30 to 40 लोग अभी काम कर रहे हैं, जिनमें अड्डे वाले हैं, जिनमें खवातीन हैं, जिनमें स्टिचर हैं, पैटर्न मेकर हैं। तो ये पूरी एक टीम वर्क है। एज ए सिंगल पर्सन तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, तो आप क्या करती हो? आपका प्रोसेस क्या होता है? मतलब पहले डिज़ाइन करती हो कागज़ पे, यस, फिर उसके बाद उनको देती हो, हाँ जी, फिर वो कढ़ाई करके फिर अड्डे वाला, या क्या जी। मतलब किस तरह से पहले मैं डिज़ाइन करती हूँ, उसके बाद अगर तो वो खवातीन के करने वाला काम है तो वो फ्रेम पे जाता है, और अगर वो अड्डे वाला काम है तो वो अड्डे पे जाता है। उसके बाद जब वो सारा उस पर काम हो जाता है, उसके बाद वो स्टिचिंग में जाता है। स्टिच होकर जब आउटफिट आता है तो फिर उसका शूट होता है प्रॉपर, उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है। अम्मा और अब्बा की सपोर्ट क्या है, फैमिली का रिएक्शंस क्या है, दोस्त? अच्छा, ये बहुत मज़े की बात है, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और फैमिली के अलावा मेरी टीचर हैं, वो मुझे हमेशा ही बहुत सपोर्ट करती हैं। वो एक ऐसी इंसान है जिन्होंने मेरी गलतियों पे भी मुझे गले लगाया। तो ये मेरी जो सबसे बड़ी सपोर्ट है, एक तो मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे बाबा और मेरी टीचर हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया अभी तक। तो उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अच्छा देखिए, आप ईस्टर्न वेयर पे जा रही हैं और आप ट्रेडिशनल, आप यूँ कहें कि टिपिकल ड्रेसेस पे जा रहे हैं। अब हमारी आवाम बड़ी बाशऊर हो गई है। Yes. अब उन्होंने डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स, अब स्टफ मार्केट में बहुत ज़्यादा बहुत आ गए हैं। ज़्यादा, आपने बहुत yes. सारे ब्रांड्स को देखा होगा, वो बड़े प्लेन्स पर जाते हैं, नो एम्ब्रॉयडरी, नो एम्बेलिशमेंट, नथिंग, प्लेन ड्रेसेस पे जाते हैं। Yes, monochrome. तो ये जो है आपका इस पे फोकस कितना है कि अगर आप एक डिज़ाइनर होते हैं तो आपको वर्सेटाइल होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल बना रहे हो, ईस्टर्न बना रहे हो, तो आपको थोड़ा फ्यूजन भी बनाना चाहिए ताकि वो मिक्सचर भी हो, अच्छा भी हो। इस पर फ्यूचर प्लान क्या है? अभी मैंने रिसेंटली प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। हमारी फर्स्ट कलेक्शन निकली थी, उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था, वो भी ऑनलाइन ही गई थी। उसमें मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया था कि जिसमें हम मल्टी कलर्स को, मल्टी फैब्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर मल्टी एम्ब्रॉयडरी को यूज़ कर सकते हैं, ताकि लोगों को एक डिफरेंट लाइन भी मिले। एक तो हमारी हाथ के काम वाली लाइन ऑलरेडी चल रही थी, खुस्से वाली लाइन ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन अब इस साल मैंने जो इंट्रोड्यूस कराई है वो मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी थी, जिसमें हमने मैथ प्रोडक्शन पे काम किया, और उसका रिस्पांस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। अच्छा, मेरा ना टॉपिक इस तरह के मेरे दो को होस्ट लड़कियों की बातों पे ना चुप हो जाते हैं या खुस्सों की बातें हो रही है, कपड़ों की बातें हो रही है, एम्ब्रॉयडरी की बातें हो रही है, तो अब हम क्या कहें हरमीत से कि हरमीत ने अच्छा, वैसे मलिहा, हम देखते हैं ना कि बहुत सारी जो नौजवान है, आजकल की जो जनरेशन है, ज़्यादा आराम को ही तरजीह देती है। हम जो देखते हैं, आसपास देखते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं। आपने जब शुरुआत की तो कितना टाइम जो है आप देती थी अपने काम को? अब आप माशाल्लाह 40 जो है लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत यंग है आप माशाल्लाह।
تو ایسے میں اب کتنا ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے؟ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں تھوڑا زیادہ آرام کریں، کام جو ہے وہ کم کرے، تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ اس میں پھر آپ کی پرائیورٹیز میٹر کرتی ہیں. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تب میرا تھیسس بھی چل رہا تھا اور تب میں نے بزنس بھی سٹارٹ کیا تھا، اور سٹارٹنگ میں مجھے ٹائم ڈیوائڈ تھا میرا. پہلے میں تھیسس بھی اپنا کور کر رہی تھی اور اپنی یہ جو کام میں سٹارٹ کرنا چاہتی اس پہ بھی میرا فوکس تھا. لیکن جیسے میرا تھیسس ختم ہوا میرا دن رات صرف اسی کام پہ ہی تھا. اور سٹارٹنگ میں اسٹرگل تو آپ کو کرنی پڑتی ہے. اگر آپ آرام کو فوقیت دیں گے تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی کامیابی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے ملے گی نہیں. اچھا ملیحہ مجھے یہ بتائیں، یہ پلان ہے کہ اب باقاعدہ طور پر آن لائن تو آپ بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ایک مارکیٹ میں ٹرینڈ ملٹی برانڈ سٹورز کا بھی ہے. مطلب اگر آپ انڈیویجول آؤٹ لیٹ اپنی نہیں بنانا چاہتے تو آج کل ٹرینڈ یہ ہے کہ ملٹی برانڈ سٹورز ہیں، وہاں کوئی 10 سے 15 برانڈ آپ کو ایک ہی ون اسٹاپ سولوشن کے طور پر مل جاتے ہیں، تو آپ اپنا ریگ بک کرا لیتے ہیں. تو کیا پلان ہے، کوئی آؤٹ لیٹ پہ جانے کا، سوئچ کرنے کا پروگرام ہے؟ ابھی میرے ایگزیبیشن کا پلان ہے جو انشاءاللہ سپتمبر میں ہوگی اشکم کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان فیوچر آؤٹ لیٹ تو اوپن ہوگی انشاءاللہ. اچھا، تو ابھی اس کو آن لائن ہی چلا رہی ہیں؟ جی ابھی اس کو آن لائن ہی چلا رہی ہیں. کہاں سے آرڈرز آتے ہیں اور کتنا یہ مطلب بریک ایون پر، پروفٹ پر کتنی دیر کے بعد آنا شروع ہوا آپ کا یہ؟ ہاں پروفٹ جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 مہینے کے بعد ہی آنا شروع ہوا ہے. اسٹارٹنگ میں اسٹرگل ہے، یس، اس اسٹرگل کے بعد پروفٹ آنا شروع ہوا جب لوگوں کو یقین ان کا ڈیولپ ہوا کہ اچھا یہ اچھا کام ہے، یہ ہاتھ کا کام ہے، اس میں صفائی ہے، کیونکہ لوگوں کو نیٹنس چاہیے، صفائی چاہیے. تو وہ پھر جب انہوں نے دیکھا تو اس کے 6 سے 8 مہینے کے بعد پروفٹ آنا شروع ہوا. اچھا، تو ابھی اس وقت آرڈرز کہاں سے آتے ہیں، کتنے؟ آل اوور دا پاکستان تو آ رہے ہیں الحمدللہ، اور اتنا ماشاء اللہ منتھلی ہو جاتا ہے جس میں ہمارا ایکسپینسز سارے مینیج ہو جاتے ہیں برانڈ کے. بڑا زبردست ہے، بہت زبردست، مطلب جتنے بھی آپ کی تعریف کی جائے کم ہے. اچھا، عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیزائنر بڑے ہیں کہ وہ ماڈلز ہائر کرتے ہیں، پھر ان کو پہنا کے کپڑے، ان کی شوٹس ہوتی ہیں، وہ چلتی ہیں. اس طرح کے کام کے بغیر آپ کی جو ہے پروموشن ہو رہی ہے یا آپ بھی اس میں کر رہی ہو؟ میں اس پہ بھی کام کر رہی ہوں اور میں پروڈکٹ شوٹ پہ بھی فوکس کرتی ہوں، دونوں پہ. اچھا. اور ماڈلز میں ایسے ہائر کرتی ہوں جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، جو پڑھ رہی ہوتی ہیں اور جن کو شوق ہوتا ہے کہ ہم نے اس فیلڈ میں آنا ہے، یا اگر وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے میں اس بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. سر دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب تھوڑا سا میرے پاس بھی ہے. اب آ گیا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ. انسٹاگرام پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بلاگرز، انفلوئنسرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، نیوز کاسٹرز، ماڈلز، ہر بندہ ملے گا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا برانڈ ساتھ ہوتی ہے کولیبوریشن، کہ ہم آپ کو اپنا ڈریس بھیج رہے ہیں، آپ نے اس کو پہننا ہے، پہن کے شوٹ کرنا ہے، شوٹ کر کے آپ نے اس سے بہترین شوٹ کر کے آپ نے اس کو ہمیں ٹیگ کر دینا، آپ وہ ڈریس رکھ لیں. یہ جو بارٹر سسٹم ہے اس سے آپ کتنا کرتی ہیں انڈورس کے؟ اگر بارٹر سسٹم میں آپ کے پیسے آپ کو انویسٹ نہیں کرنے پڑتے، جیسے ارمیت کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ماڈل کو دینے پڑتے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پی آر گفٹ کر رہے ہیں، اب وہ بندہ یا بندی بھی محنت کے بعد ہی اس لیول تک پہنچی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کپڑے پہن کے یہ بندی آپ کے برانڈ کو پروموٹ کرتی ہے تو وائی ناٹ. اور پھر شوٹ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ شوٹ کس طرح کا کرتی ہے. جی، کیونکہ ان کی پروفائل ہی اس لیول پہ گئی ہوتی ہے کہ ان کے شوٹ آلریڈی بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو برانڈس کا فوکس پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کی پروفائل آلریڈی اچھی ہے، پھر ان پہ وہ انویسٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، شروع کے 6-7 مہینے جب آپ نے سفر کیا یا آپ نے اسٹرگل کی، کوئی ایسے پوائنٹ زندگی میں آتے ہیں لگتا ہے کہ یار میں نے شروع کر دیا، مینیج نہیں ہو رہا، یا پھر یہ ایسے چلتا رہے گا، کیا پروفٹ کب ہوگا؟ کوئی ایسا ٹائم آیا تھا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ یس، بہت دفعہ ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ گیو اپ کرنے کا دل کرتا ہے، بس چھوڑ دو، جتنا ہو گیا کافی ہے. ملیحہ آگے چل کے کوئی آؤٹ لیٹس بنانے کا پلان ہے؟ یس انشاءاللہ. اچھا، کہاں سے شروع کریں گی، کس علاقے سے؟ ابھی جو میری ریسرچ ہے وہ گلبرگ والے ایریا سے ہے کہ وہاں پہ پلان ہے کہ ان فیوچر ایک آؤٹ لیٹ وہاں پہ اوپن کی جائے. اور اس کے علاوہ ابھی میرے آئیڈیاز جو ہیں وہ میرے ایگزیبیشن کے ہیں، ایگزیبیشن کو ایگزیکیوٹ کیا جائے ایکسپو سینٹر میں یا کہیں اور، جیسے امپوریم مال یا پیکیجز مال میں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ اسٹال کی بکنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ابھی انٹروڈیوس کرانے کا پروگرام ہے. لیکن سر آپ کو بھی زبردست سا کرتا ہے امبرائڈری کرا کے ہم بنا کے زبردست ارمیت کے لیے بھی. لیکن یہ ٹریڈیشنل کو جو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں، ٹریڈیشنل چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ پاکستان کو پروموٹ کرنا بھی اور اپنے پاکستان کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر لے کے جانے کی بھی ایک ایگزامپل ہے. سو ملیحہ، تھینک یو سو مچ، آپ سے بات کرتی ہے، بیسٹ آف لک فرام آور سائڈ. اور ہم نے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک لے کر آئیں گے واپس. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. جی السلام علیکم. دوبارہ جی بریک کے بعد پاک پٹن میں عظیم صوفی شاعر، درویش، بزرگ بابا فرید چکر گنج کا 780واں
उर्स जो है उसकी 15 रोज़ा तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। बहुत बड़ा मकाम है बर सग़ीर में बाबा फ़रीद का। बाबा फ़रीद जो हैं ये मुर्शद थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, और पाकपटन में इनका जो मज़ार है वो मरजा खलाइक है। लोग दूर दूर से वहाँ आते हैं, इनको नजराना अकीदत पेश करते हैं। बहुत सूफ़ी शायरी में भी इनका बड़ा मकाम था। तो जो सजादा नशीन है मसूद चिश्ती फ़ारूकी, उन्होंने रसूमात अदा की वहाँ पे। उन्होंने कहा कि तबरकात भी तक़सीम किए, उन्होंने लोग जोक दर जोक वहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक ना सोहा एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे से मैं कहते हैं गुजरना बड़ी सादत की बात होती है। उसको बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं और कहा जाता है कि वो जन्नत का दरवाज़ा है, वहाँ से जो गुजरेगा उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये लोग ज़ायरीन जो बड़ी तादाद में वहाँ पे आते हैं, उनका ये मानना है, और दुनिया भर से ये वो बाब जन्नत है, ये वो बहिश्ती दरवाज़ा है जिसे आम ज़ुबान में वहाँ के ज़ायरीन बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं। और जब इसको खोला जाता है, पूरे साल में सिर्फ उर्स के ये 15 रोज़ा तकरीबात के दौरान ही खोला जाता है, और लोग बड़ी तादाद में इस दरवाजे की गुजरने की कोशिश में एक दूसरे से काफ़ी हमने देखा है कि उलझते भी हैं, और लेकिन बड़ी तादाद में हर किसी की कोशिश यही होती है कि यहाँ से बस गुजर जाएँ सर। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो ज़ायरीन का है ना, उनका ये कहना है कि महकमा औक़ाफ़ माहाना लाखों रुपए आमदन के बावजूद ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात जो है वो ना होने के बराबर है। ये वहाँ के ज़ायरीन का गिला है, शिकवा है, मुल्क भर से, पाकिस्तान से, मुख्तलिफ़ शहरों से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, छोटे शहरों से बड़ी तादाद में लोग जो इनके मानने वाले हैं, इनको फॉलो करने वाले हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। लंगर का सर बहुत बड़ा इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं इलाके के पाकपतन के, उसके अलावा दीगर शहरों से जो लोग आते हैं वो लंगर का बहुत बड़ी तादाद में जो वो इंतज़ाम करते हैं। लेकिन वहाँ पर ज़ायरीन का ये कहना है कि इंतज़ामात वैसे नहीं है। ठीक है, बाबा फ़रीद की ज़्यादातर शायरी जो हमारे पास हमें मिलती है वो पंजाबी में मिलती है, हालांकि उनका बहुत बड़ा कलाम फ़ारसी में था। वो फ़ारसी का कलाम अब मिलता नहीं है। इस्लाम के ऊपर, मज़हब के ऊपर, उसके अलावा जो इंसान के मुआशी और मसाइल हैं उस हवाले से भी उन्होंने बहुत शायरी की। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे, और वहाँ से प्यादा यानी पैदल वो अपने मुर्शद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो अपने मुर्शद को मिलने के लिए, जोधन का इलाका था उस ज़माने में, यहाँ पे अब पाकपटन के नाम से मशहूर है, वहाँ पे तशरीफ़ लाए, और पैदल जब वो आके तो उनको देख के बेहोश हो गए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में और अपनी जो शान थी उस हवाले से हज़रत बाबा फ़रीद ने एक शेर कहा, और वो ये था कि फ़ारसी का है वो, ए आतिश फ़राक़त जहाँ दिल हा कबाब करदा। आतिश फ़राक़त की इतनी थी कि उसने दिल को कबाब कर दिया, जला दिया। और सैलाब इश्तियाक़त जहाँ ख़राब करदा, ऐसा सैलाब था इश्तियाक़त का मिलने का कि उसने जहाँ ख़राब करदा, जहाँ ख़राब कर दी। मतलब तो वो है बहुत उन्होंने उनको रियाज़त करवाई यहाँ पे बाबा फ़रीद ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, आपको पता ही है, अमीर खुसरो, जिन्होंने बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा नाम है उस ज़माने में, यानी आप ये देखो कि आज से यानी 12वीं सदी 13वीं सदी की बात है। उस ज़माने में 10 लाख से ज़्यादा मुरीद थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, और वो देन है बाबा फ़रीद की। बाबा फ़रीद की जैसे मैंने कहा ज़्यादातर शायरी पंजाबी में हमें मिलती है, और उनकी एक जो चीज़ है वो तो ऐसी है जो आजकल के भी हालात के ऊपर बिल्कुल पूरी उतरती है। वो ये है कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक। 5 रुकन है इस्लाम के, और छठा जो है वो रोटी है। जे ना मिले 6वां ते 5 जांदे मुख, अगर छठा ना मिले तो 5 भी ख़त्म हो जाते हैं। रोटी की इतनी अहमियत है। ये हमारे जो आप कह लो औलिया के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है, और फिर सरकार के लिए भी है जो पॉलिसीज़ बनाती है। इनके नाम के साथ ये जो गंज शक्कर आता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। हाँ, जो हमने बच्चों को बड़ी सुनाई भी हुई है, क्योंकि हम पूरा नाम अगर ले तो सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर, तो वो जो बच्चे की कहानी है जिसमें शक्कर का जिक्र आता है, उसके बाद भी बच्चों को भी इंस्पायर करने के हवाले से हमेशा इनकी जो इनके वाक़यात ज़िंदगी हैं वो बड़े मुतासर कुन रहे हैं, और बच्चे भी और बड़े भी, और हर एज ग्रुप के लोग इन्हें बड़ी तादाद में फ़ॉलो करते हैं। वहाँ पर जो हम ज़ायरीन को देख रहे हैं उसमें भी बच्चे बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है, और बच्चे को पता है सर, हर किसी की कोशिश होती है कि इन दिनों में ख़ास तौर पर पाकपतन जाएँ
اور اس عرس میں شرکت ضرور کریں. سائیوال کے قریب ہی ہے, قریب پاک پٹن زیادہ دور نہیں ہے. میں گیا تھا ایک دفعہ اور ہم نے رات وہاں گزاری عرس کے دنوں میں. تو عجیب منظر ہوتا ہے, وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. وہ منظر دیدنی ہے جس کو کہتے ہیں, یہ منظر دیدنی ہے, تم یہ منظر دیکھتے جانا. تو عجیب سہانا منظر ہوتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ دور دور سے جوگ در جوگ پہنچے ہوتے ہیں, آئے ہوتے ہیں. بہرحال ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی حضرت بابا فرید گنج شکر کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. ابھی 15 روزہ تقریبات ہیں, یہ چل رہی ہیں. ہم چلتے ہیں پیکج کی طرف. سوات کے فدق جو حمید نے ہمیں بتایا کہ گٹ جو ہے وہ پشتوں میں کہتے ہیں ایک چٹان کو, جس کے اوپر بیٹھ کے لوگ منظر دیکھتے ہیں, اور اب تک وہ ایک زمانے سے وہاں سے آتے ہیں, کھچے چلے آتے ہیں اس منظر کی دیکھنے کے لیے اس کو. اور اب اس کو کافی رینوویٹ بھی کر دیا سر, کافی اچھا اس پارک کو بنا دیا. ہم نے ایک زبردست رپورٹ بنائی اس کے اوپر, آپ دیکھ کے واپس آئیں. دنیا میں خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور سوات میں ہر ویکنڈ ڈے پر عید کی سماع ہوتی ہے. سوات کے مرکزی شہر منگورہ سے کچھ ہی فاصلے پر واقع فضاگٹ پارک کی یکبستہ ہوائیں سیاحوں کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے. ہم لوگ فیصل آباد سے آئے ہیں ٹور کے لیے سوات میں. تو جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو کافی تھکاوٹ تھی ہمیں سفر کی وجہ سے, لیکن منگورہ سٹی کے وسط میں یہ ایک پارک ہے فضاگٹ پارک, یہاں پہ آگے ہماری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو گئی ہے. یہاں کا ویو بہت اچھا ہے. فضاگٹ پارک میں سیاحوں کی سیر کو مزید یادگار بنانے کے لیے دریائے سوات میں کشتی رانی بھی موجود ہے, جو سیاحوں کو دریا کے پار لے جاتے ہیں, اور سیاح وہاں سے ان حسین نظاروں کو اپنی موبائلوں میں محفوظ کرتے ہیں. ہم دوست سارے گجرانوالہ سے آئے ہیں پہلی دفعہ اس مقام پہ, تو کشتی رانی کی سیر کی ہے, بہت مزہ آیا ہے. تو میں تو اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ ادھر آئیں, بہت اچھا یہ تفریحی مقام ہے. مین روڈ اور دریائے سوات کے کنارے واقع فضاگٹ پارک میں بچوں کے کھیلنے کے لیے مختلف قسم کے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں. فضاگٹ پارک نہ صرف آنے جانے والے سیاحوں کے سستانے کے لیے سوات کا مرکزی مقام بن چکا ہے, بلکہ یہ شہر کے لوگوں اور خصوصاً خواتین اور بچوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے واحد پرفضا جگہ ہے, جہاں گھومتے پھرتے ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے. کیمرہ مین عجب خان کے ساتھ سمد انجم, پبلک نیوز سوات. سر مجھے تو رپورٹ اب دیکھیے بڑا مزہ آیا. میں تو کہتا ہوں حرمیت سے ذرا پوچھنا چاہیے, حرمیت تو گیا ہوگا ضرور یہاں پہ. گئے ہوئے آپ سر؟ میں تو سر ظاہری بات ہے, جب کالج کا وقت تھا تو جب ہم وہاں پہ پڑھتے تھے تو شام کے وقت یہیں پہ جایا کرتے تھے, اور بڑی رش ہوا کرتی تھی. ابھی بڑا خوبصورت, کیونکہ اب پارک کی بات کی جائے تو پارک کو بڑا سجایا گیا, لیکن رپورٹ بڑی پیاری تھی, اور رپورٹ میں مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ بچوں کے لیے جھولے تھے تو وہاں میں بڑے جھول رہے تھے. تو یہ چیز ہمارے پٹھان میں تھوڑی سی منفرد ہوتی ہے, لیکن لوگ انجوائے کرتے ہیں بڑی زبردست طریقے سے, اور وہاں کی فضا بڑی خوب کمال کی, ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چلتی ہیں. دریائے سوات کے ساتھ کنارے پہ بنے ریسٹورنٹ ہے, وہاں پہ ٹراؤٹ مچھی بڑی کمال کی مل جاتی ہے آپ کو. اچھا یہاں بھی ٹراؤٹ, نہ یاد کرائیں سر, نہ یاد کرائیں. پورا گھوم کے آگے سوہا جو ہے وہ ٹراؤٹ کھاتے کھاتے رہ گئی, اور اس کو شمالی علاقہ جات جب یاد آتے ہیں تو یہ موقع مس کر دیا, ٹراؤٹ یاد آتی ہے. اچھا حرمیت, ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں پٹھان کلچر میں, وہاں کے کلچر میں, آپ یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے جیسے ہی پیکج شروع ہوا ہے تو ان کا ٹریڈیشنل رقص جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں نوجوان وہاں پہ. تو یہ اس کی کیا اہمیت ہے زیادہ؟ جہاں بھی وہ شروع ہو جاتے ہیں. سر ظاہری بات ہے, بہت سارے پٹھان جو ہیں وہ اپنے رقص کو, اور خاص کر اس میں جو خٹک قبیلہ ہے وہ زیادہ رقص کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں, جہاں پہ ڈھول کی تھاپ ہو تو وہی بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے, وہ ناچنا ضرور, جو رقص ہے جو جسے اتن کہا جاتا ہے, وہ اتن وہ ضرور کریں گے. تو یہ چیز بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں, خاص کر جب وہ اکثر یہاں پہ میں اسلام آباد کے جو پارک ہیں وہاں پہ جب عید یا چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں میں خود بھی جب دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ بھئی, لیکن زیادہ تر جو ہمارا خٹک قبیلہ ہے وہ اس میں زیادہ فیمس ہے, اور زیادہ وہ مشہور ہے, اور زیادہ وہ بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں. موسیقی کے حوالے سے ان کا زیادہ جو ہے لگاؤ موسیقی کے ساتھ بھی زیادہ ہے, اور اگر یہ جو خاص قسم کا رقص ہے اس میں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کا ڈانس سب سے زیادہ مقبول ہے. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں, لیکن چیزوں کو بالائے ختم رکھتے ہوئے, بالائے طاق رکھتے ہوئے, مہنگائی ہے, پریشانی ہے, ایوری ویکنڈ سارے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جیسے وہ رپورٹ میں کہہ رہے تھے کہ ویکنڈ پہ عید کا سماعت ہے, رقص کریں, گائیں, انجوائے کریں اور زندگی انجوائے کریں. بھئی ہم نے ایک بریک لی, بریک کے بعد ہم آئیں گے واپس, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک.
जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमने जाना है, लाइबा सिद्दीकी हमारे साथ होंगी थोड़ी देर में, लेकिन आज चूँकि आलमी यौम फितरत के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है और क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोग आगाही के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, दुनिया जहान में आगाही के हवाले से बात कर रहे हैं। देखा जाए तो ये आलमी यौम फितरत जो है ये हमें फिर इस बात का एक याद दहानी करवाता है कि दुनिया कितनी तब्दील हो गई है। दुनिया में अब इस वक्त देखा जाए जो गंदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कूड़ा करकट को ना ठीक तौर पे ठिकाने लगाने की वजह से, समुद्रों के अंदर, दरियाओं के अंदर, ज़मीन के ऊपर हमने गंद फैला दिया है। धुएं ने फ़ज़ा को इतना ज़्यादा मुकद्दर कर दिया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। वहाँ पे भी गंद और गलाज़त हमें नज़र आता है और फिर उसका मौसमियाती तग़य्युर जो हमें नज़र आया देखने में, वो हमें उसकी सूरत में नज़र आता है। कहीं सैलाब आ रहे हैं, कहीं गर्मी बढ़ गई है, कहीं हिद्दत में इजाफा हुआ है। ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी इसमें है। अब इंसानों को क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं बार बार कह रही हूँ पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है। ओरिजिन कहाँ से इस डे का जो आज हम मना रहे हैं, हम लाइबा से जान लेते हैं। क्लाइमेट चेंज को उन्होंने अच्छे से स्टडी किया हुआ है और इस दिन के हवाले से और आगे मुस्तकबिल में क्या क्या एहतियात होनी चाहिए, इस हवाले से हम इनसे बात कर लेते हैं। लाइबा वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? बताइएगा इस हवाले से कि ओरिजिन कहाँ से इस डे को मनाने का और मकसद क्या है? Assalamualaikum. So 28th जून बेसिकली नेचर कंजर्वेशन डे है और बहुत सारी कंट्रीज़ में इंटरनेशनली जैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बेसिकली नेचर कंजर्वेशन डे स्पेसिफिकली मतलब जब हम लोग एनवायरनमेंट या मौसम की बात भी करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, राइट? तो क्लाइमेट चेंज एक चीज़ है जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएट हो रही है कि हमारी अर्थ हीट अप कर रही है और उसकी वजह से मौसम तब्दील हो रहा है। नेचर कंजर्वेशन डे स्पेसिफिकली एक्चुअली जैसे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो मतलब जो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं, ट्रीज़ वगैरह, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये जो सारे जैसे नेचर में ये डिस्ट्रॉय जो हो रही हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो नेचर कंजर्वेशन डे एक्चुअली उससे रिलेटेड होता है कि क्योंकि ये स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इसकी वजह से बहुत सारे इकोसिस्टम्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनमें भी चेंज आ रहा है। उसकी वजह से उसके वजह से बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो ये उससे रिलेटेड है। अच्छा लाइबा, बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जी लाइबा, बिल्कुल आपने ठीक बताया, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आप ये बताइए कि अमीर मुल्क जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो गरीब मुल्कों को इमदाद दे देते हैं, लेकिन ख़ुद अपने मुल्क में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं करते। धुआं छोड़ने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर अमेरिका में हैं, अब चाइना में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में भी बताइए कि मतलब सिर्फ इमदाद दे देना, गरीब मुल्कों को कुछ पैसे दे देना, ये काफ़ी है? जबकि कंट्रीब्यूट जिस तरीके से वो कर रहे हैं उनको करना चाहिए, जिस तरीके से वो नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल यही मसला आ रहा है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो छोटे ममालिक हैं, वो बिल्कुल यही बात हो रही है। अभी जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि अमेरिका, चाइना, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन चाइना और इंडिया से ही हो रही है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो चाइना और इंडिया से हो रही है। फैक्ट्रीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं और वो फैक्ट्रीज़ जो हैं जिस तरीके से उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करनी चाहिए वो नहीं है। तो अब वहाँ पे धुआं जितना ज़्यादा छोड़ा जाता है, जितने एसीज़ चलते हैं, जितनी गाड़ियों का धुआं फ़ज़ा में शामिल होता है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एनवायरनमेंट को गंदा करने में। लाहौर शहर के ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान के किसी भी शहर की बात करें तो यहाँ पर भी कंपैरेटिवली सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। लाहौर शहर में देखिए सर, कम से कम हर घर में 2 से 3 गाड़ियाँ हैं। और उन गाड़ियों की वजह से जो हालात ख़राब हो रहे हैं और जो आप एयर पोल्यूशन ज़्यादा देख रहे हैं, जो आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ये मुस्तक़बिल में मज़ीद ज़्यादा हो सकता है। लाइबा हमारे साथ दोबारा से मौजूद है। जी लाइबा बात कर रही थी। जी लाइबा, मैं ये कही थी, मज़े की बात ये है कि चाइना और इंडिया में अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें उनकी पोल्यूशन फिर भी कम है। मतलब अगर आप यूरोप और अमेरिका में देखें, उनकी पॉपुलेशन साइज़ छोटी है लेकिन वो पॉपुलेशन के हिसाब से पोल्यूट ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप पर कैपिटा देखें तो वो एक चीज़ है जो फिर भी मतलब आपको ख़याल रखना होगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगहें पर कैपिटा फिर भी कम पोल्यूट कर रही हैं चाइना और इंडिया। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, देखें पाकिस्तान अपनी पोल्यूशन या इमिशंस कम भी कर लेगा तो उसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को होना है
وہ کلائمیٹ چینج جو پوری دنیا میں ایکسپیرینس ہو رہی ہے اس سے فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ہماری تو شروع سے ہی پولیوشن اتنی ہے ہی نہیں. پاکستان کو جو فوکس کرنا چاہیے، جو ہماری گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے، وہ مینلی اڈیپٹیشن ایک چیز ہوتی ہے، اس کی سائڈ پہ جانا ہے کہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر جتنے بھی ہو رہے ہیں. کراچی میں آپ نے دیکھا اربن فلڈنگ ابھی 2-3 سالوں سے بہت کنسسٹنٹلی چل رہی ہے جیسے مانسون آ رہی ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے کہ اگر اگلے سال ڈیفینیٹلی ہوئے گی اور اس سے بدتر ہوئے گی، لیکن کوئی اس طرح کے سٹیپس نہیں لیے جا رہے کہ اگر یہ ہوتا ہے، اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم اسے ٹیکل کس طرح کریں گے، ہمارا رسپانس کیا ہوگا. تو جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو ایکچولی ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم صرف اور صرف ایمیشنز یا پولیوشن کو کم کرنے میں ہی جیسے لگے رہیں. جی ہرمیت. اچھا لائبہ، اگر ہم دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جتنا دنیا ترقی کر رہی ہے، انسان بھی اپنا اس کو جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بدلتا جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں یہ لائف سٹائل جو ہمارا چینج ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ جو اثرات ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں لائف سٹائل جہاں تک اس کی بات ہے، میں کہوں گی جیسے 2 ڈفرینٹ لیولز پہ دیکھنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا پرسنل لیول، آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے وہ والا لائف سٹائل، یا آپ کے اسکولس کیسے چل رہے ہیں. اور جب کلائمیٹ چینج کی بات ہے تو مطلب پھر پورا آپ کو گلوبل لائف سٹائل بھی دیکھنا ہے کہ دنیا میں کس طرح چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک گاڑی جتنی پولیوٹ کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ ایک فیکٹری پولیوٹ کرتی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ پوری فیکٹری کی کلیکشن وہ کرتی ہے، رائٹ. تو ہم جس طرح کنیکشنز بناتے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ فار انسٹنس اگر ایک شخص ہے، اور اب جیسے پاکستان میں یہ ہمارا جیسے ایک کلچرل چیز ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی چاہیے، اپنی پرسنل گاڑی چاہیے، اٹس اے اسٹیٹس سمبل، رائٹ. لوگوں کو گاڑی اس لیے چاہیے کیونکہ اسٹیٹس سمبل ہے. اگر ہر کسی کو گاڑی چاہیے ہوگی اور ہر کوئی یہ بھی چاہ رہا ہے کہ اپنی گاڑی چلائے، تو اس کا کلیکٹیو افیکٹ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایز فار ایز لائف اسٹائل گوز، اب اگر میں جیسے کل بس لینا شروع کر دوں یا میں اپنا پرسنل لائف اسٹائل چینج کر دوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دس از مطلب اسی لیے ہم لوگ جیسے کلیکٹیو ایکشن پہ بہت زیادہ ایمفیسس ڈالتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ بہت کلیکٹیو لائف اسٹائل چینجز آپ کو چاہیے ہوں گے. اب آپ وہ کر نہیں سکتے اگر بڑے بزنسز اور بڑے گورنمنٹس جو ہیں آپ کو اپنا لائف اسٹائل نہیں بدلنے دے رہے. اگر گورنمنٹ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں لگائے گی تو آپ بہت سارے لوگ لائف اسٹائل نہیں چینج کر سکتے. اچھا لائبہ یہ بتائے گا کہ آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، کنسرن انسٹیٹیوٹس کی بات کی، لیکن ایز اے انڈیویجول اگر ہم دیکھیں تو پہلے مختلف پلیٹ فارمس کو یوز کر کے لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم ایک چھوٹا سا پروگرام کر رہے ہیں، آپ بھی اویئر کر رہے ہیں. مختلف گانے، فلم، موویز، ہالی ووڈ، بالی ووڈ ہم بنایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، بیکاز ان کی فین فالوئنگ اور ویورشپ کافی زیادہ ہے. آپ اس طرح سے اویئرنیس پروگرام اس طرح سے نہیں چلائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کس کس پلیٹ فارم سے لوگوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک اویئرنیس ہو رہی ہے. آئی تھنک زیادہ تر اسکول، جی زیادہ اسکول کالجز جو ہیں وہاں پہ جہاں چھوٹے پلیٹ فارم ہیں، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ بڑے پیمانے کے اوپر اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک انوائرمنٹ فرینڈلی پریکٹسز کی بات ہے وہاں پہ اب یہ ہو گیا کہ اب اویئرنیس ایکشن کی طرف چلنا چاہیے. کہ شعور بہت دے لیا گیا لیکن شعور سے اب ایکشن کی طرف چلنا چاہیے. اور جیسے لائبہ نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارا جو پاکستان میں اب مسئلہ ہے وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے اپنی پریکٹسز کو چینج کرنے کا. آپ نے اس سال دیکھا جیسے شروع میں گرمی بہت زیادہ پڑ گئی مارچ اور اپریل کے مہینوں میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری فصلیں خراب ہونی شروع ہو گئی. ہمیں اس حوالے سے پریکٹسز کی ضرورت ہے. اربن فلڈنگ کی ضرورت ہے. کراچی میں لائبہ بات کر رہی تھی کہ جیسے 2-3 برس ہو گئے ہر سال اربن فلڈنگ ہوتی ہے. کراچی شہر میں بارش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی اتنا آ جاتا ہے اور اس کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن کوئی خاص چیز ہم نے کی نہیں ہے. مطلب حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو پہلے سے احتیاط کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وی آر ڈن ود دا شو، اور کل نئے ہاٹ ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ سے ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا رکھیے خیال. اللہ حافظ.